प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की सफल यात्रा कर स्वदेश लौटे। मजबूत रणनीतिक संबंध और गतिशील कूटनीति को मिला नया आयाम। झारखंड में 3 दिनों की बारिश से कई नदियां उफान पर, पुल पुलिया को पहुंचा नुकसान, जिंदगी थमी। कल भी राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सीकल सेल जागरूकता दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने प्रभावित बच्चों और युवाओं से किया सीधा संवाद। रोग नियंत्रण के लिए सामूहिक प्रयास पर बल। और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रव्यापी मेरा रेशम मेरा अभियान की शुरुआत। रेशम उद्योग से जनजातियों के सशक्तिकरण का दिया मंत्र। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम ताज़ा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की सफल यात्रा संपन्न कर स्वदेश लौट आए हैं। साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की इस यात्रा ने मजबूत रणनीतिक संबंध स्थापित किए हैं, व्यापार को बढ़ावा दिया है और वैश्विक सद्भावना को गहरा किया है। इंटरनेशनल एक्सचेंज और साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए। इसके अतिरिक्त एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) और यूरो बैंक साइप्रस के बीच यूपीआई आधारित सीमा पार भुगतान प्रणाली शुरू करने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया ग्रीस साइप्रस व्यापार एवं निवेश परिषद की शुरुआत का भी स्वागत किया। साइप्रस द्वारा 2026 में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने की तैयारी के मद्देनजर दोनों देशों के नेताओं ने भारत EU रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते FTA को वर्ष के अंत तक पूर्ण होने की आशा भी व्यक्त की। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत ने नया मुकाम हासिल किया है। इस बार 54 भारतीय संस्थानों को वैश्विक सूची में स्थान मिला है, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जाहिर की है। वैश्विक अब शिक्षा जगत में वैश्विक स्तर पर भारत की बड़ी उपलब्धि से जुड़ी बड़ी खबर है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत ने नया मुकाम हासिल किया है। इस बार 54 भारतीय संस्थानों को वैश्विक सूची में स्थान मिला है, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारतीय संस्थानों का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, पहली बार 54 भारतीय संस्थानों को रैंकिंग में शामिल किया गया है। पिछले साल ये 46 संस्थान थे जो इस रैंकिंग में शामिल हुए थे। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से साल दर साल में खासकर शिक्षा के क्षेत्र में जो तमाम कदम उठाए गए हैं, उसका एक बड़ा असर दिखाई दिया है। QS वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के 54 शैक्षणिक संस्थानों का शामिल होना और उसमें IIT दिल्ली का टॉप करना भारतीय संस्थानों में एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है, भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए है। भारतीय संस्थानों का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। 54 भारतीय संस्थानों का इस सूची में शामिल होना। पिछले साल 46 भारतीय संस्थान इस रैंकिंग में शामिल थे, जो अब 54 हो गए हैं। यानी कि इस एक साल में जो बड़े बदलाव किए गए हैं, उसका ये एक बड़ा असर है। 2014 में केवल 11 संस्थानों को ही जगह मिली थी, तो 2014 से लेकर 2025 तक पहुंचने की जो संख्या के बदलाव का जो सफर है, वो बड़ा है। और इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद भारत वो देश बन गया है इस पूरी सूची में जिसके सबसे ज्यादा शैक्षणिक संस्थान इस सूची में शामिल हैं, और उसमें IIT दिल्ली बना सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 हमारे शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आई है। हमारी सरकार भारत के युवाओं के फायदे के लिए अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जेंडर बजटिंग पर राष्ट्रीय परामर्श का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल का भी लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए यह जरूरी है कि विकास में महिलाओं की भागीदारी बराबरी की हो। इस मौके पर मंत्रालय के सचिव अनिल मलिक सहित तमाम आला अधिकारी और हितधारकों ने भाग लिया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। जेंडर बजटिंग नॉलेज हब मंत्रालय द्वारा विकसित एक डिजिटल पोर्टल है जो नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए संसाधन केंद्र के रूप में काम करेगा। इस परामर्श कार्यक्रम में लगभग 45 केंद्रीय मंत्रालय, विभाग और 20 राज्यों के प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र महिला, एशियाई विकास बैंक और प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हुए हैं। ये मंच विभिन्न क्षेत्रों में लैंगिक बजट तंत्र को मजबूत करने और केंद्र तथा राज्य सरकारों दोनों से नवीन प्रथाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की पूर्ति के लिए ये जरूरी है कि विकास में महिलाओं की भागीदारी बराबर की हो। उन्होंने कहा कि इसके लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जेंडर बजटिंग को स्थानीय स्तर तक ले जाकर ये सुनिश्चित करने में मदद करेगा। अभी तक लगभग 49 डिपार्टमेंट्स जुड़े हुए हैं जेंडर बजटिंग में और बाकी भी जो हैं वो भी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। तो कैसे हम महिलाओं को आगे रखकर उनको और उन पर काम कर सकें। सिर्फ बजट बनाना ही काफ़ी नहीं है, उसका हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं और उसके लिए उन्हें हैंड होल्ड करने के लिए भी महिला बाल विकास विभाग हमेशा से तत्पर है। और निश्चित रूप से आज की इस कार्यशाला के माध्यम से हमें बहुत इससे में फ़ायदा होगा और लगातार इसको हम फिर आगे भी हैंड होल्ड करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सफलतापूर्वक 11 साल पूरे कर लिए हैं। भाजपा नेता मृत्युंजय शर्मा ने दूरदर्शन से खास बातचीत में प्रधानमंत्री के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 11 वर्षों की उपलब्धियां बताईं। कोई भी उपलब्धि आप देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, विकास के तो डाटा सबके पास है। इनफैक्ट इकोनॉमिक टर्म्स में 2014 में हम लोग 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे, आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तुरंत ही तीसरी हो जाएंगे। आप जितने भी स्कीम्स चले हैं सरकार के, आप उसको देख लीजिए, चाहे पीएम आवास हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे जल नल हो। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे लगती है, एक सांस्कृतिक फ्रंट पे, एक जो कल्चरल नेशनलिज्म की हम लोग बात करते थे एज अ पार्टी, आज देश के प्रत्येक व्यक्ति को जो हमारी संस्कृति, हमारी गौरव है, उसमें एक प्रकार का गर्व है जो पहले मिसिंग होता था। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पे देख लीजिए, हमारे पहले ही जस्ट 10 वर्षों की एक ऐसी सरकार थी जिस सरकार में 50 बम धमाके हुए। उस सरकार ने कभी बॉर्डर पर 2 गोलियां भी नहीं चलाई होंगी उसके विरोध में। उसके विरोध में वो डॉजियर देते रहे, उसके विरोध में उन्होंने पाकिस्तान ने इनफैक्ट बाढ़ राहत का पैसा दिया जस्ट 2010 में। उसके एकदम विपरीत आप देख लीजिए, इस सरकार ने पिछली 3 बार हमारे देश पर हमला हुआ और तीनों बार हमने पाकिस्तान के बॉर्डर में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक्स किए, बहुत टारगेटेड स्ट्राइक्स किए। जो हमारी पूरी एक परिणति होती है उसको हमने बदल दिया। अब हम कहते हैं किसी प्रकार का हम पे आतंक का हमला होगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे हम। अब उसे हम छोटा कोई दूसरा, हम ये भी नहीं कहेंगे कि आतंकवादी ने किया है, पाकिस्तान ने नहीं किया है। अब हम कहेंगे कि आतंकवादी ने किया है तो पाकिस्तान ने किया। तो इस प्रकार का एक जो डॉक्ट्रिन चेंज है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जितने भी आप सोशल रिफॉर्म्स की बात कर लो, और वर्षों से पेंडिंग रिफॉर्म्स, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे 370 हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो सीए हो, अनेकों सरकार की उपलब्धियां मुझे लगता है कि किसी भी देश को, सिर्फ भारत को ही नहीं, किसी भी देश को इस प्रकार का प्रधानमंत्री पीढ़ियों में एक बार मिलता है। इस प्रकार का डिसाइसिव प्रधानमंत्री, इस प्रकार का प्रधानमंत्री जो समाज के सबसे निचले तबके से आते हुए और देश का नेतृत्व करता हो, ये पूरे लोकतंत्र की जीत है। ये शायद ही किसी देश में पॉसिबल होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति देश को लीड करता है। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जब इस प्रकार का लीडर हमें लीड करता है। आप देख लीजिए, विश्व के कितने सारे लीडर्स हैं जो कहते हैं कि मोदी को हमें दे दो। तो आप इसी से सोच सकते हैं कि एक कैसा लीडर हमें प्राप्त है। ये खुद भी, मैं इसे भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा अपने सरकार की, कि योग तो पहले भी लोग करते थे और होता था इस देश में, लेकिन विश्व में क्या एक्सेप्टेबिलिटी थी योग की आप देख लीजिए, और आज विश्व में क्या एक्सेप्टेबिलिटी है वो देख लीजिए। आज पूरा वर्ल्ड योग डे होता है और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में योग को एकदम फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश की है। और अब मौसम से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। झारखंड में मानसून की धमाकेदार एंट्री हो गई है और पिछले 3 दिनों से राज्य बारिश से सराबोर है।
आफत की इस बारिश से लोग परेशान हैं। मूसलाधार बारिश होने की वजह से एहतियातन कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। झारखंड में इस बार मॉनसून थोड़ा विलंब से जरूर आया, लेकिन खूब आया। 3 दिनों की बारिश से समूचा राज्य पानी पानी है। कई स्थानों पर बारिश ने रौद्र रूप दिखाया है, जिससे जिंदगी ठहर सी गई है। आने वाले दिनों में बारिश में थोड़ी कमी होने की उम्मीद जरूर है, लेकिन इसके थमने की संभावना कम है। झारखंड में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन हो चुका है और बारिश की बौछारों से पूरा राज्य तरबतर है। कहीं सड़कें तालाब दिख रही हैं तो नाले नदियों जैसी उफान पर है और कहीं खेत डोभा नजर आ रहे हैं। प्रकृति के इस रौद्र रूप ने हर किसी को हैरान और परेशान कर रखा है। आम लोगों के यही है, सबको परेशानी है इसमें। जैसे कि अभी सब घर में सब मतलब पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, दुकान सब बंद है। बारिश के कारण एकाएक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके आगे कई पुल और पुलिया ध्वस्त होते दिख रहे हैं और आवागमन भी प्रभावित हुआ है। हालात यह है कि कई स्थानों पर पुलों के ऊपर से भी पानी बह रहा है। निचले इलाकों में जल जमाव से लोगों को और भी परेशानी हो रही है। बारिश के कारण बहुत बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ पे पानी में जमाव के कारण लोगों का आना जाना बंद हो गया है, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। बारिश और वज्रपात की घटनाओं से जान माल की भी क्षति हुई है। पलामू और खूंटी जैसे जिलों में आकाशीय बिजली कहर बनकर टूटी और कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। इधर बारिश को लेकर जारी रेड अलर्ट को देखते हुए कई जिलों में स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। सभी लोगों से अपील है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। जो निचली एरिया में रहते हैं उनसे आग्रह है कि वो अकॉर्डिंगली अपने ऊपर के एरिया में मूव करें। एक तरफ जहां यह बारिश आफत बनी है, वहीं इससे जलप्रपातों की भी रौनक बढ़ गई है। जलप्रपातों में जहां पानी पूरी रवानी से बह रहे हैं, वहीं जलाशयों की खूबसूरती को भी चार चांद लगा है, जिसका दीदार करने सैलानी पहुंच रहे हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मॉनसून की मेहरबानी से किसानों के चेहरे खिल उठे और वो खेतों का रुख करने लगे हैं। झारखंड जैसे राज्यों में वर्षा आधारित खेती के लिए इस बारिश को काफी मुफीद माना जा रहा है। बहुत खुश है, नदी सब भर गया है, पूरा सूख गया था नदी नाला। बारिश भी सही समय में सही जवाब बारिश भी आ गया। झारखंड में बारिश का यह सिलसिला थोड़ा लंबा चल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा कि राज्य में इस बार मानसून की सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। काफी विगरस मानसून एक्टिविटी देखने को मिला है, जिसमें कि एक दिन में लगभग 5 सेंटीमीटर बारिश ऑन एन एवरेज झारखंड में देखने को मिली है। राज्य में आने वाले दिनों में बारिश में कमी आने की उम्मीद जरूर है, लेकिन इसके थमने के आसार कम है। झारखंड में राहत और आफत की बारिश जारी है। बारिश से लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियां थम सी गई है। कुछ स्थानों पर जल जमाव के कारण ट्रेनों के मार्ग में भी परिवर्तन किया गया है और मूसलाधार बारिश के कारण विद्युत और जलापूर्ति भी प्रभावित हुई है। डीडी न्यूज के लिए सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार। इधर मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि 20 जून को भी उत्तर पश्चिमी झारखंड के कई इलाकों में भारी से भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने लोगों को एहतियातन सावधान रहने की सलाह दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिकल सेल एनीमिया जागरूकता दिवस पर आज झारखंड समेत देश भर में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर के बारे में जागरूकता फैलाने और इससे पीड़ित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इस दिवस का आयोजन किया जाता है। असहनीय दर्द, सांस लेने में दिक्कत जैसे दूसरे लक्षण भरी बीमारी न सिर्फ घुट-घुट कर जीने पर मजबूर करती हैं, बल्कि परिवारें भी बिखर जाती हैं। सिकल सेल रोग न केवल शारीरिक पीड़ा देता है, बल्कि मरीज और परिवार की आर्थिक और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करता है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। ऐसे में आरबीसी की कमी देखने को मिलती है, जिससे शरीर के अंगों को ठीक तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। समय रहते इलाज न कराने पर यह घातक भी हो सकती है। इसलिए लोगों के बीच इस अनुवांशिक बीमारी सिकल सेल एनीमिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए
हर साल 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली यह बीमारी भारत में जनजातीय आबादी को असमान रूप से प्रभावित करती है। इस बीमारी का असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि परिवार की आर्थिक और मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है। जीवन का हर एक पल असहनीय पीड़ा को सहते हुए एक जंग की तरह होता है। विश्व सिकल सेल दिवस हमें याद दिलाता है कि सिर्फ इलाज काफी नहीं बल्कि समझ और सहानुभूति भी जरूरी है। भारत में विश्व स्तर पर सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनजातीय आबादी कुल जनसंख्या का 8.6% है। देश में सिकल सेल रोग की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया था। मिशन का उद्देश्य सभी सिकल सेल रोगियों को किफायती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करना, सिकल सेल रोग के प्रसार को कम करना और 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस उपलक्ष्य में इससे प्रभावित बच्चों और युवाओं से आज बातचीत की और रोग नियंत्रण के लिए सामूहिक प्रयास किए जाने पर बल दिया। सिकल सेल एनीमिया जागरूकता दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बीमारी से प्रभावित बच्चों और युवाओं से संवाद के क्रम में बीमारी के लक्षणों की जानकारी ली। उन्होंने प्रभावितों को बेहतर आहार का सुझाव दिया, साथ ही कई टिप्स भी दिए। कितने दिनों पर आपको ऐसा लगता है कि हम अब नहीं चल पाएंगे, हम काम नहीं करने जा सकते हैं? 1 महीना में आपको ये आ जाते हैं, आ जाता है, ऐसा लगता है आपको? जी। कैसे इस समस्या से बाहर निकलेंगे? हम लोग के काउंसलर जो अभी यहाँ लोग हैं, एक्सपर्ट लोग, ये लोग के साथ आप लोग का इंटरेक्शन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया पर बड़े मंच पर व्यापक चर्चा की आवश्यकता है ताकि बीमारी की पहचान और प्रबंधन हो सके। ऐसे संक्रमण से लड़ने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध है। हम लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं और इसको कैसे ख़त्म करेंगे, इस पर हम लोग निरंतर आगे बढ़ेंगे। श्री सोरेन ने आनुवांशिक सिकल सेल एनीमिया के संबंध में जन जागरूकता पर जोर दिया, साथ ही इसके नियंत्रण के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता बताई। श्री सोरेन ने स्वस्थ तथा सुखी झारखंड की प्रतिबद्धता भी दोहराई। इस सिकल सेल से निजात कैसे पाएं, हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे सुरक्षित हो। आपको जैसे बताया गया कि हम लोग एक हेल्थ प्रोफाइल भी कर रहे हैं। अभी 1-8 सालों में हम लोग पूरे राज्य में चुन करके हम लोग ढूंढ करके निकालेंगे कि कितने लोग इससे प्रभावित हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और यूनिसेफ झारखंड की प्रमुख समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह आज रांची के नगड़ी स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान के 61वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम मेरा रेशम मेरा अभियान की शुरुआत की। रांची के नगड़ी स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान का 61वां स्थापना दिवस समारोह बड़े धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह शामिल हुए। तसर के उत्पादन में हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होंगे और वो गति हम बढ़ा रहे हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि झारखंड में आदिवासियों की आमदनी दोगुनी करने में तसर और रेशम उद्योग काफी कारगर साबित हो सकता है। इसके लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। हम यही आग्रह कर रहे हैं यहाँ की सरकार से, अगर आपने आदिवासी को जमीन पर हक दिया तो हम उनके साथ मिलकर के इंटीग्रेटेड रेशम भी पैदा होगा, पान का पत्ता भी पैदा होगा, काली मिर्च भी पैदा होगा और उनकी आमदनी 1 हेक्टेयर से मिनिमम 2 से 3 लाख रुपया हो। कार्यक्रम के दौरान रांची विश्वविद्यालय सेरिकल्चर स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली निशा मिंज को
गोल्ड मेडल भी प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम में लखपति किसानों ने भी शिरकत की, जिन्हें केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्री गिरिराज सिंह ने सम्मानित किया। पीपोर से हम लोग तसर का खेती करते हैं, हम लोग किसान है और चक्रधरपुर पीपोर से जुड़ने के बाद हम लोग को बढ़िया आमदनी हुआ। जैसे हम लोग 2.5 DP लेते 18,000 गोटी बनाता, उसमें से 1 लाख से ऊपर पैसा बना। और आज ही रांची में हम लोग का जो केंद्रीय रेशम बोर्ड का जो हेड ऑफिस है, वहाँ पर जो मंत्री के जो हम लोग का दिल्ली के मंत्री के द्वारा हम लोग को सम्मानित सर्टिफिकेट दिया गया। इस क्षेत्र में हम लोग और भी आगे के लिए बहुत सारा कार्य कर सकते हैं और करना भी चाहते हैं। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान नगड़ी में स्थापना कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने संस्थान की पुस्तकों का विमोचन किया और बेहतर परिणाम के लिए बेहतर कार्य संस्कृति पर जोर दिया। डीडी न्यूज के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य के तेज विकास और आत्मनिर्भर झारखंड की परिकल्पना पर जोर दिया है। उन्होंने आज रांची में एक कंपनी के NSE में लिस्टिंग के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि उद्यमियों से राज्य को काफ़ी अपेक्षाएं हैं। इस मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रांची में आज गौ सेवा आयोग की पहल पर कार्यशाला सह संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी शामिल हुई। कार्यशाला में गौ सेवा के क्षेत्र में संभावनाओं पर विशेष रूप से चर्चा हुई। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में पशुपालन की असीम संभावनाएं और सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड ऐसा देश का पहला राज्य है जहां पशुओं को उनके आहार के लिए सरकार प्रतिदिन 100 रुपये का भुगतान करती है। इस अवसर पर अन्य लोगों के अलावा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को आज उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी और उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। इधर झारखंड दौरे पर आए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने रांची में कहा कि श्री गांधी के सामाजिक न्याय के संघर्षों को पार्टी आगे बढ़ा रही है। साहेबगंज प्रवास के क्रम में आज भाजपा प्रदेश और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। उन्होंने बाद में बरहेट में पार्टी की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 30 जून को संथाल विद्रोह की वर्षगांठ हूल दिवस पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं विभिन्न सांगठनिक कार्यक्रमों पर नेताओं संग विचार विमर्श किया। नीति आयोग के मिशन निदेशक आनंद शेखर ने धनबाद जिले में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनरुद्धार के तहत किए जा रहे कार्यों और आकांक्षी गोविंदपुर प्रखंड में विकास और जन कल्याण से जुड़े कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और डिजिटल गांव समेत विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पलामू उपायुक्त समीरा एस ने MMCH का औचक निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड, शिशु वार्ड और कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती मरीजों से भी बातचीत की। उपायुक्त ने व्यवस्था में सुधार को लेकर जरूरी निर्देश दिए। भागदौड़ और तनाव के इस दौर में लोग योग से जुड़कर जहां मानसिक शांति का अनुभव कर रहे हैं, वहीं इससे बीमारियों पर अंकुश लगाने में भी मदद मिल रही है। सिमडेगा जिले में भी योग की ओर लोगों का रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। सिमडेगा के प्रिंस चौक में योग प्रशिक्षक तारकेश्वर भारती पिछले कई वर्षों से लोगों को नियमित योग के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो अब रंग लाने लगा है। उनके प्रयासों से हजारों लोगों ने योग को दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। तारकेश्वर भारती ने बताया कि उन्होंने वर्ष 2008 में हरिद्वार जाकर योग का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद से उन्होंने लोगों को योग से जोड़ना शुरू कर दिया। मैंने 2008 में हरिद्वार गया था, वहाँ से योग का प्रशिक्षण लेके आया और यहाँ योग शिविर लगाना चालू कर। बीमारी का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सब कोई अपना कम से कम हजारों लोग को प्रशिक्षण दिया शिविर के मार्फत। छोटा शिविर, बड़ा शिविर, बहुत बड़ा शिविर भी मैंने लगाया।
यहाँ पे। योग प्रशिक्षक तारकेश्वर भारती ने कहा कि समय कम हो तो भी लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार, कपाल भारती और मंडूकासन जैसे योगाभ्यास कर खुद को फिट रख सकते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर योग को लोकप्रिय बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योगदान की भी सराहना की। डायबिटीज है उनको मंडूकासन कर लें तो बहुत ज़्यादा लाभ होता है उससे। योग से तो इतना फायदा है कि जिसका कहने का। सबसे अच्छा तो उनका दिनचर्या सुधर जाता है, मन शांत रहता है, बेचैनी जो रहता है तरह तरह का बेचैनी, मानसिक बीमारी, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाता है। शीर्षासन, मयूरासन, गरुड़ासन जैसे कठिन आसनों को भी सरलता से कर लेने वाले अजित वर्णवाल कहते हैं कि योग करने से दिन की अच्छी शुरुआत होती है और मन में शांति बनी रहती है। वहीं नियमित योगाभ्यास के फायदे गिनाते हुए सुशील सिंह ने बताया कि उन्हें गैस्ट्रिक की समस्या थी, लेकिन योग करने से अब वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। सुनील राय को भी योग से शुगर लेवल को नियंत्रित करने में काफी मदद मिली है। मयूरासन, भुजंगासन, उसके बाद गरुड़ासन, शीर्षासन, अब ये सब आसन करने से अभी तक देखिए पहला प्रमाण कि मेरा बाल अभी तक काला है। मैं चूँकि मैं कार्यालय का काम करता हूँ, जिसके कारण मुझे गैस का प्रॉब्लम रहता था, मैं बहुत परेशान रहता था। आज हम स्वस्थ हैं और नित्य योग को एक रूप में लिए हैं। सुबह में आज 12 मास मेरा नहाने के उपरांत यहाँ आना और नित्य योग करना मेरा एक कर्म रहा है। जब मेरा शुगर लेवल 489 था और उस समय से मैंने योग को थोड़ा अति संचालन किया अपने शरीर के लिए, और अभी मेरा शुगर लेवल 200 के आसपास रहता है। मैं कोई दवाई नहीं लेता हूँ और सारे लोगों को मैं यही कहूँगा कि योग करें, निरोग रहें। अच्छे स्वास्थ्य और मन की शांति के लिए निश्चित रूप से नियमित योगाभ्यास बेहद कारगर है, जो निरोगी जीवन का आधार भी है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। रांची स्थित दूरदर्शन केंद्र में राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक सह कार्यशाला का आयोजन हुआ। मौके पर इंजीनियरिंग प्रमुख, कार्यक्रम प्रमुख, COS और सभी कार्यक्रम अधिशासी समेत तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। लेकिन सिर्फ आई है कहने से नहीं चलेगा। चूँकि हम आकाशवाणी और दूरदर्शन में काम करते हैं, तो हम जहाँ भी खड़े होते हैं ना, किसी भी जगह जाते हैं शहर में, चाहे शहर के बाहर जाते हैं, तो हम अपना जब परिचय देते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम आकाशवाणी में काम करते हैं, हम दूरदर्शन में काम करते हैं। कार्यक्रम अनुभाग जो है वो मुझे लगता है कि 100% जो है काम हिंदी में कर रहा है और एडमिन में भी मैं और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की सफल यात्रा कर स्वदेश लौटे। मजबूत रणनीतिक संबंध और गतिशील कूटनीति को मिला नया आयाम। झारखंड में 3 दिनों की बारिश से कई नदियां उफान पर, पुल पुलिया को पहुंचा नुकसान, जिंदगी थमी। कल भी राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। सिकल सेल जागरूकता दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने प्रभावित बच्चों और युवाओं से किया सीधा संवाद। रोग नियंत्रण के लिए सामूहिक प्रयास पर बल। और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रव्यापी मेरा रेशम मेरा अभियान की शुरुआत। रेशम उद्योग से जनजातियों के सशक्तिकरण का दिया मंत्र।